जी, नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है मैकेनिज़्म ऑफ ब्रीथिंग। और मैकेनिज़्म ऑफ ब्रीथिंग में एक चीज़ चेक कर लें कि ये जो ब्रीथिंग है ना, ये असल में एक फ़िज़िकल प्रोसेस होता है। तो यहाँ पे फ़िज़िकल प्रोसेस या फ़िज़िकल आप कहते हैं कि हमारे पास मूवमेंट होती हैं। इससे पहले एक शॉर्ट क्वेश्चन मैंने पहले लेक्चर में ही आप लोगों को बताया था कि आता है डिफरेंशिएट बिटवीन क्वेश्चन आता है डिफरेंशिएट बिटवीन सेलुलर रेस्पिरेशन एंड ब्रीथिंग। तो वहाँ पे भी मैंने बताया था कि ये जो है ना, ब्रीथिंग वो असल में क्या होती है, फिजिकल मूवमेंट, जस्ट फिजिकल मूवमेंट होती है, ठीक है जी। या मैकेनिकल होते ही मूवमेंट होती है, ठीक है। जबकि हमने सेलुलर रेस्पिरेशन में देखा था वो क्या होता है, एक बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है, बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है, ठीक है जी। तो यहाँ पे आ रहा है वही बात कह रहे हैं, आपसे कह रहे हैं ये जो है ना फिजिकल, देखिए, द फिजिकल मूवमेंट एसोसिएटेड विद द गैसेस एक्सचेंज आर कॉल्ड द ब्रीथिंग। क्या कहलाता है, ब्रीथिंग, ठीक है। और देर आर टू फेजेस ऑफ द ब्रीथिंग, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। ये मैं आप लोगों को बताता हूँ, एक्सहेलेशन और इनहेलेशन क्या होता है, ठीक है। तो ये सिंपल से प्रोसेस है, मैं आप लोगों को सिर्फ, और ये बड़े इंपॉर्टेंट है, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन ये दोनों इंपॉर्टेंट प्रोसेस हैं, ठीक है। और मैं आप लोगों को दो चीज़ें इसके लिए और दो चीज़ें इसके लिए, दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है, वो सिर्फ बताऊंगा, वो आपको समझ आ गई तो आप लोगों को ये दोनों प्रोसेस हो जाएंगे, ठीक है जी। तो आ जाए, ये देखें सिंपल, हमारे पास होता क्या है कि एक हमारे पास आ रहा है इनहिलेशन। इनहिलेशन होता है सांस का अंदर लेके जाना। यहाँ पे इनहिलेशन, यहाँ पे इनहिलेशन हो रही है, ठीक है। क्या हो रहा है, सांस हम अंदर लेके जा रहे हैं हमारी बॉडी के अंदर। और यहाँ पे एक्सहिलेशन हो रही है, सांस को बाहर निकाल रहे हैं। आपको ये एरोज नज़र आ रहे होंगे, ठीक है जी। अच्छा, अब इनहेलेशन क्या होता है, होता कैसे है इनहेलेशन, ठीक है। इनहेलेशन तो आपको पता चल गया, सांस का अंदर लेके जाना, लेकिन होता कैसे है। तो हम इससे पहले लेक्चर के अंदर पढ़ चुके हैं कि यहाँ पे हमारे इंटरकोस्टल मसल होते हैं जो हमारे रिब्स के साथ अटैच होते हैं, इंटरकोस्टल मसल्स, ठीक है। एक बात हमने ये पढ़ी, और सेकंड हमने देखा था कि ये वाला जो है ना, नीचे हमारा फर्श होता है, ये क्या कहता है, डायाफ्राम। ये क्या है, डायाफ्राम। और डायाफ्राम है तो ये भी किससे, मसल से मिलकर बना होता है, डायाफ्राम भी मसल से मिलकर बना होता है। और ये होता कहाँ पे, हमारे लंग्स के नीचे, ठीक है जी। तो अब देखें कि हम कह रहे हैं कि जब इनहेलेशन होती है उस वक्त क्या होता है। तो इनहेलेशन के वक्त हमारे ये जो इंटरकोस्टल मसल्स है ना, ये वाले इंटरकोस्टल मसल्स, ये कंट्रैक्ट करते हैं, कंट्रैक्शन होती है इनकी, ठीक है। और सेकंड हमारे ये जो डायाफ्राम के मसल भी क्या करते हैं, कंट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो कंट्रैक्शन से इंटरकोस्टल मसल कंट्रैक्शन, और सेकंड हमारे पास है कि हमारे इस डायफ्राम के मसल की कंट्रैक्शन से क्या होता है कि नंबर वन, इंटरकोस्टल मसल से हमारी ये जो रिब्स है ये ऊपर की तरफ उठती हैं, रेज अप, ऊपर की तरफ उठती हैं। और सेकंड हमारा ये जो है ना, डायफ्राम के मसल की कंट्रैक्शन से डायफ्राम नीचे हो जाता है। वैसे अगर आपको इसकी पोजीशन देखें तो डायफ्राम की ये पोजीशन आपको नज़र आ रही होगी, ये होती है, ठीक है। जब ये डायफ्राम के मसल कंट्रैक्ट करते तो ये डायफ्राम नीचे हो जाता है, और हमारी जो रिब्स है उनके इंटरकोस्टल मसल के कंट्रैक्शन से रिब्स ऊपर उठती हैं। अब रिब्स के मसल के कंट्रैक्शन से जो रिब्स का ऊपर उठना, और डायफ्राम के मसल के कंट्रैक्शन डायफ्राम का नीचे हो जाना क्या करता है कि हमारी स्पेस कैविटी जो है ना, सॉरी, थोरेसिक कैविटी की स्पेस को बढ़ा देता है। यहाँ पे जब स्पेस बढ़ जाती है तो हमारे जो है ना, लंग्स के ऊपर प्रेशर कम होता है और हमारे लंग्स फैलते हैं। लंग्स के फैलने से क्या होता है कि हवा बाहर से हमारी बॉडी के अंदर आती है ताकि प्रेशर को इक्वलाइज किया जा सके, ठीक है। तो ये सिर्फ प्रोसेस हो रहा है, क्या हो रही है, हमारी सांस, हम हवा जो है ना हमारी बॉडी के अंदर आ रही, तो हम इसे क्या कहते हैं, इनहेलेशन। सिर्फ इतना सा प्रोसेस होता है, ठीक है जी। और एक्सहेलेशन बिल्कुल इसके उल्ट होता है, ठीक है। वो कैसे है देखिएगा कि यहाँ पे आ जाएं, ये एक्सहेलेशन में क्या होता है कि हमारे जो है ना इंटरकोस्टल मसल वो रिलैक्स होती हैं, रिलैक्स होने से वो नीचे चले जाते हैं, ठीक है ना, डाउन होते हैं, हमारे फेफड़ों के ऊपर उनका जो है ना, हमारे लंग्स के ऊपर उनका वजन पड़ता है, ठीक है। और सेकंड क्या होता है कि हमारे डायफ्राम के मसल जो यहाँ पे इस पोजीशन में था, उसके मसल क्या हो गए, रिलैक्स हुए, तो वो भी क्या हो गया, डायफ्राम की पोजीशन भी ऊपर चला गया, डायफ्राम भी क्या हो गया, ऊपर हो गया, ठीक है। जिससे क्या हुआ, प्रेशर बढ़ा, हमारे लंग्स के ऊपर प्रेशर बढ़ा। लंग्स के ऊपर प्रेशर बढ़ने की वजह से हवा जो है ना, वो हमारे लंग्स से निकल के हमारे मुंह से, नोज से बाहर क्या जा रही है हमारी बॉडी से। तो हम इसे कहते हैं, ये क्या हो रही है, एक्सहेलेशन,
ठीक है। तो ये सिंपल टू प्रोसेस है, दोनों एक दूसरे के उल्ट होते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपने याद सिर्फ दो बातें रखनी है। नंबर वन आप कर रहे हैं कि इंटरकोस्टल मसल क्या होती हैं, कॉन्ट्रैक्ट होती हैं। और सेकंड हमारे डायाफ्राम के मसल्स क्या होती हैं, कंट्रैक्ट होते हैं। तो डायाफ्राम नीचे होता है और इंटरको जो हमारी रिब्स है वो ऊपर उठती हैं। और सेकंड यहाँ पे आप याद कर रहे हो कि एक्सिलेशन के अंदर क्या होता है कि हमारे इंटरकोस्टल मसल्स रिलैक्स होते हैं। और सेकंड है हमारे रिब्स के मसल क्या होते हैं, वो भी क्या होते हैं, रिलैक्स होते हैं। तो हमारी रिब सॉरी सॉरी हमारे यहाँ पे आ रहा है कि इंटरकोस्टल मसल के रिलैक्स होने से और डायफ्राम के मसल के रिलैक्स होने से इंटरकोस्टल मसल भी अपनी असल पोजीशन में आ जाते हैं और डायफ्राम के मसल भी अपनी असल पोजीशन में आ जाते हैं। जिससे क्या होता है हमारे फेफड़ों के ऊपर क्या होता है, वज़न पड़ता है, बोझ पड़ता है, जिससे क्या होता है हमारी सांस क्या होती है, बाहर की तरफ जाती है। ठीक है, और रीडिंग के अंदर भी यही सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। मैं आप लोगों को रीडिंग भी करवाता हूँ, देखिएगा। रीडिंग में हमारे पास आ जाए, पहले हमारे पास है इंस्पिरेशन और द इनहेलेशन, दो प्रोसेस जो हमने पढ़े। अच्छा, ड्यूरिंग द इंस्पिरेशन द रिब्स मसल्स कंट्रैक्ट एंड द रिब्स आर रेज्ड। ये मैंने पहले बताया कि रिब्स मसल कंट्रैक्ट होते हैं, रिब्स आर रेज्ड ऊपर की तरफ उठती हैं। एट द सेम टाइम द डॉम शेप डायफ्राम्स कंट्रैक्ट एंड दे आर लोअर्ड, और नीचे हो जाता है। और दीज मूवमेंट्स इंक्रीज द एरिया of the thoracic cavity which reduce the pressure on the lungs. as a result क्या होता है, the lungs expand and the air pressure within them are also decrease. The air from the outside rushes into the lungs to equalize the pressure on the both side. ये बात हो गई। और सेकंड क्या आप बताया था कि बिल्कुल इसके उल्ट होता है जब हम पढ़ रहे होते हैं कि एक्सपायरेशन या एक्सिलेशन। तो यहाँ पे आ जाए, एक्सपायरेशन या एक्सिलेशन क्या होता है, देखें हमारे पास आ रहा है कि एक्सपायरेशन द एक्सिलेशन आफ्टर द गैसेस एक्सचेंज इन द लंग्स द इम्प्योर एयर इज एक्सपेल्ड आउट इन द एक्सिलेशन। ठीक है, बाहर निकाल दी जाती है। अच्छा, द रिब्स मसल्स रिलैक्स ब्रिंग द रिब्स बैक टू द ओरिजिनल पोजीशन, वही बात आ गई। अच्छा, उसके बाद आ रहा है द डायफ्राम्स मसल्स आल्सो रिलैक्स होते हैं और गेट्स इट्स रेज डाउन टू शेप, डाउन शेप, इस तरह की शेप बन जाती है हमारे पास। ठीक है, और जब ये लोअर होते हैं तो शेप जो है ना वो इस तरह की बन जाती है। ठीक है, तो डाउन शेप यानी गुंबद की तरह के। दिस रिड्यूस द स्पेस इन द चेस्ट कैविटी एंड इंक्रीज द प्रेशर ऑन द लंग्स, जो है ना लंग्स के ऊपर प्रेशर बढ़ता है। द लंग्स कंट्रैक्ट, हमारे पास आ रहा है लंग्स, लंग्स कंट्रैक्ट, एक मिनट जी आ जाए। अब द लंग्स कंट्रैक्ट एंड द एयर इज़ एक्सपेल्ड आउट ऑफ द, उनसे जो है ना बाहर निकाली जाती है हवा। ठीक है जी। अच्छा, और नेक्स्ट हमारे पास जो आ रहा है ना एक और थोड़े से टॉपिक है, वो ये है कि होता क्या है कि नॉर्मल हमारा जो ब्रीथिंग रेट है ना वो कितना होता है, 16 टू, ये क्वेश्चन एमसीक्यूज के अंदर पूछते हैं, वो कितना होता है जी, 16 to 20 टाइम्स होता है पर मिनट। ठीक है, नॉर्मल हमारा जो ब्रीथिंग रेट है। अच्छा, और ये वाला जो रेट है ना ब्रीथिंग रेट, इसको कंट्रोल कौन करता है, तो हमारे ना ब्रेन के अंदर रेस्पिरेटरी सेंटर होता है, हमारे ब्रेन के अंदर रेस्पिरेटरी सेंटर होता है, वो असल में कंट्रोल कर रहा होता है कि हमने ब्रीथिंग कितनी दफ़ा लेनी है। ठीक है, और हमारा रेस्पिरेटरी सेंटर जो है ना उसे कैसे पता चलता है कि उसने ब्रीथ कितनी दफ़ा लेनी है, तो वो याद रख लें कि हमारे ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसनट्रेशन को मॉनिटर करता है रेस्पिरेटरी सेंटर जो हमारे ब्रेन के अंदर होता है। हमारे ब्रेन के अंदर रेस्पिरेटरी सेंटर है, वो क्या करता है, क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड की कंसनट्रेशन, हमारे ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसनट्रेशन को मॉनिटर कर रहा होता है। ठीक है, तो जैसे ही हमारे ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसनट्रेशन बढ़ती है तो हमारा रेस्पिरेटरी सेंटर, हमारे मसल्स है यहाँ पे, एक हमने पढ़ा था इंटरकोस्टल मसल्स, और सेकंड हमने देखा था सेकंड मसल हमने देखा डायफ्राम के मसल्स को मैसेज भेजता है। ठीक है, मैसेज भेजता है, और मैसेज क्या है, ये भी देखिए मैसेज भेजता है किसको, रेस्पिरेटरी सेंटर मैसेज भेजता है किसको, हमारे मसल्स को, किन कौन से, डायफ्राम मसल्स को और रिब्स के मसल्स को। ठीक है, कि क्या करें, रिब्स के मसल और डायफ्राम के मसल क्या करें कि अपनी कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन को बढ़ाएं और जो है ना सांस लेने का अमल वो तेज़ करें। ठीक है, तो सारा प्रोसेस वो यही लिखा गया है। और जब हमारा सांस लेने का प्रोसेस तेज़ हो जाता है तो
30 to 40 टाइम्स हम पर मिनट जो है ना सांस ले रहे होते हैं। नॉर्मली हम जो है ना 16 से 20 दफ़ा, और जब रेस्पिरेटरी रेट जब बढ़ जाता है, जब सांस ज़्यादा ले रहे होते हैं, तो 30 to 40 टाइम जो है हम सांस ले रहे होते हैं। तो ये वाला सारा प्रोसेस वही लिखा गया है जो मैंने आप लोगों को बात बताई है। ये असल में एक कहानी सी है छोटी सी, आपने सिंपल याद रखना है कि हमारा रेस्पिरेटरी रेट को कंट्रोल कौन करता है? रेस्पिरेटरी सेंटर। हमारी ब्रीथिंग को कंट्रोल कौन करता है? रेस्पिरेटरी सेंटर। ठीक है, ठीक है। और रेस्पिरेटरी सेंटर को कैसे पता चलता है कि उसने कितनी दफ़ा ब्रीथ लेनी है? वो कंट्रोल करता है किसको? कार्बन डाइऑक्साइड कंसनट्रेशन को हमारे ब्लड के अंदर। हमारे ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड कंसनट्रेशन को देखता है। ठीक है, तो अगर कार्बन डाइऑक्साइड कंसनट्रेशन बढ़ जाए तो क्या करता है? वो मैसेज भेजता है हमारे डायफ्राम मसल्स को और रिब्स के मसल्स को। ठीक है, तो रिब्स के मसल को और डायफ्राम के मसल को मैसेज भेजता है, जिससे क्या होता है? वो उनको पैगाम देता है कि अपनी ना जो है ना कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन बढ़ाएं, और कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन बढ़ने से क्या होता है? रेस्पिरेटरी रेट तेज़ हो जाता है। ठीक है, मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी। ठीक, तो अगर आप लोगों को समझ आ रही है तो दोस्तों के साथ ये लेक्चर लाजमी शेयर करें। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो वो मेरा बेटा मुझे जो है ना कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है जी, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। ओके, अल्लाह हाफिज़।